बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को लास्ट लेक्चर में स्टडी करके आए हैं। आज हम ट्रांजिस्टर से ही रिलेटेड ट्रांजिस्टर का यूज़ एज एन एम्पलीफायर और एज अ स्विच स्टडी करेंगे और इसमें भी हम यूज़ करेंगे ट्रांजिस्टर की कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी किसी भी ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया जाता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें वोल्टेज गेन भी मिलता है और करंट गेन भी मिलता है। जबकि कॉमन बेस हो या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो तो उन दोनों सिचुएशंस में या तो आपको वोल्टेज गेन मिलेगा या करंट गेन, लेकिन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको दोनों वोल्टेज और करंट गेन मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके पास पावर गेन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम होता है। और दूसरा, इसमें जब आप एमिटर को, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनमें से ये ट्रांजिस्टर कौन सा है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक NPN ट्रांजिस्टर है और ये है इसका एमिटर। ऑब्वियसली ये होगा बेस और ये होगा कलेक्टर। क्योंकि इसमें एमिटर इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट्स में शेयर हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें आपके पास जो बेस एमिटर जंक्शन है ये होता है फॉरवर्ड बायस और इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो होता है लो। और इसमें आपके पास जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो होगा रिवर्स्ड बायस्ड और इस रिवर्स बायसिंग की वजह से जो आपका आउटपुट का रेजिस्टेंस है वो होगा हाई रेजिस्टेंस। सो इसमें जो आपके पास वोल्टेज या करंट मूव करेगा वो मूव करेगा फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग टू रिवर्स बायसिंग मूवमेंट। इन रीजंस की वजह से जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हमने ट्रांजिस्टर को यूज़ करना होता है एज एन एम्पलीफायर या एज अ स्विच। पहले हम डिटेल स्टडी करेंगे कि ट्रांजिस्टर को जब आप एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो किस तरह यूज़ किया जाता है। इसमें आपके पास जो इनपुट सिग्नल है, लेट्स सपोज ये था, तो एम्पलीफायर वाले केस में आपके पास जो आउटपुट सिग्नल होगा वो आपको एम्पलीफाई होकर मिलेगा। ये किस तरह पॉसिबल है, इसके लिए अगर आप याद करें थोड़ा सा तो आपने जो ग्राफ स्टडी किया था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वो कुछ इस तरह से था। आपने एक्स एक्सिस पर कॉमन एमिटर जंक्शन के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉ किया और कलेक्टर करंट, ये दोनों आपके पास आउटपुट वेरिएबल्स थे। इनकी वेरिएशन को ऑब्जर्व किया था और आपने इनपुट करंट जो कि था बेस करंट उसको आपने कांस्टेंट रखा था। अगर आपने बेस करंट को 20 माइक्रो एम्पेयर पर कांस्टेंट रखा और आपने कलेक्टर एमिटर जंक्शन के पोटेंशियल को बढ़ाया तो ऑब्वियसली आपके पास कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हुआ और एक पर्टिकुलर वैल्यू तक कलेक्टर करंट जब पहुंचेगा उसके बाद वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता, लेकिन उसमें वेरिएशन कलेक्टर करंट में बहुत ही कम रह जाती है। फिर आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर आप बेस करंट को 20 माइक्रो एम्पेयर से बढ़ाकर कर देते हैं 40 माइक्रो एम्पेयर पर कांस्टेंट और फिर आप कलेक्टर एमिटर का पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो अगेन क्या बढ़ रहा है, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है और इस केस के कंपैरेटिवली कलेक्टर करंट की वैल्यू अब इंक्रीज हो गई है। सो इस ग्राफ से आपने ये ऑब्जर्व किया था कि आप अगर बेस करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपके पास कलेक्टर करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यानी कलेक्टर करंट विच इज आउटपुट करंट वो डिपेंड कर रही है बेस करंट की वैल्यू पर। अगर आप बेस करंट को बढ़ाएं और उसके बाद आप कलेक्टर एमिटर पोटेंशियल और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो आपको कलेक्टर करंट इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम पहले इनपुट जो आपका सर्किट है उसमें लगे हुए पोटेंशियल को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप गौर करें तो आपने फॉरवर्ड बायसिंग के लिए जो पोटेंशियल सोर्स यूज किया है उसके लिए हमने सिंबल यूज किया VBB और इस वक्त ये वाला जो जंक्शन है बेस एमिटर जंक्शन ये है आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड। अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन है तो इस वक्त अभी मैंने कोई और यहाँ पर इनपुट सिग्नल कनेक्ट नहीं किया। सो जितना ये पोटेंशियल सोर्स कनेक्टेड है उतना ही आपको बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस क्या मिलेगा, पोटेंशियल।
जितना ये पोटेंशियल होगा उतना ही आपको इस फॉरवर्ड बायस बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल मिल रहा होगा। अब अगर सपोज हम यहाँ पर एक इनपुट सोर्स कनेक्ट करते हैं, सपोज करें हमने एक Vx सोर्स कनेक्ट किया, ये एक लो वोल्टेज सिग्नल का सोर्स है। हम ये चाहते हैं कि इसके सिग्नल को आप आउटपुट पर एम्पलीफाई करें। अब इसके इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई किस तरह किया जाएगा, इसके लिए पहले आप ये देखें कि जब आपने इस सोर्स को कनेक्ट किया तो इसके कनेक्ट होने से बेस एमिटर के पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट हुआ। अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई भी आपने ये सोर्स इनपुट सिग्नल पर कनेक्ट नहीं किया तो आपके पास Vx क्या होगा, 0, और जितना आपने ये पोटेंशियल कनेक्ट किया होगा वो बेस एमिटर का पोटेंशियल बनकर मिलेगा। अब आपने अगर एक इनपुट सोर्स कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब Vx अब कनेक्टेड है, वो 0 नहीं है। अब क्या होगा, अब ये जो दो आपके पास सोर्सेज हैं, इन दोनों ने मिलकर, स्पेशली इसने इसके अंदर आने वाले चेंज इन पोटेंशियल को डिटरमिन करना है। अगर आपने Vx 10 वोल्ट का कनेक्ट किया और इसके कनेक्ट करने से पहले ये भी था 10 वोल्ट का और ऑब्वियसली ये भी होगा 10 वोल्ट का, ये दोनों 10 वोल्ट के थे। अब अगर आपने एक और इनपुट सिग्नल 10 वोल्ट का कनेक्ट किया तो आपके पास बेस एमिटर जंक्शन कितने का हो जाएगा, इसकी वजह से ये हो जाएगा 20 वोल्ट का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हो तो 20 वोल्ट का गया है लेकिन इसमें चेंज कितने का आया है, तो आप कहेंगे कि चेंज है 20 - 10 यानी 10 वोल्ट का चेंज है, और वो किसके इक्वल है, इसी के इक्वल। सो जितना आप इनपुट सिग्नल कनेक्ट करेंगे उतना ही आपके पास बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस चेंज आएगा। अगर आप इसको 5 का कनेक्ट करते हैं तो बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस 5 वोल्ट का चेंज आएगा। ये कितने का हो जाएगा फिर, अगर आपने ये 5 वोल्ट का कनेक्ट किया तो बेस एमिटर जंक्शन पहले था 10 वोल्ट का, अब हो जाएगा 15 वोल्ट का। चेंज कितने का आया, वो आएगा 15 - 10, क्योंकि इनिशियली ये 10 का था और इसके कनेक्ट होने से ये हो गया 15। तो 15 यानी फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 5 वोल्ट। यानी जो बेस एमिटर जंक्शन का जो पोटेंशियल का चेंज है वो डिपेंड कर रहा है इस इनपुट सिग्नल पर। जितना आप यहाँ पर सिग्नल कनेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। सो अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में सारी सिचुएशन को लिखें तो VBB प्लस Vx किसके इक्वल होगा, बेस एमिटर पोटेंशियल जो इनिशियली था वो, और इसमें जो चेंज आएगा। इनिशियली तो मैंने आपको बताया कि VBB और बेस एमिटर दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और इनपुट सिग्नल जो कि Vx है वो डिटरमिन करेगा चेंज इन बेस एमिटर जंक्शन। सो आप कह सकते हैं कि इनपुट पोटेंशियल क्या डिटरमिन कर रहा होता है, चेंज इन बेस एमिटर जंक्शन पोटेंशियल। सो जितना आप इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपके पास बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सो ये तो था कि किस तरह बेस एमिटर जंक्शन जो कि फॉरवर्ड बाइस्ड है बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, उसको आप किस तरह चेंज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग एन इनपुट पोटेंशियल। अब इसी में जो आपके पास आउटपुट सर्किट है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप आउटपुट सर्किट की किरचॉफ वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखें तो आपके पास ये रिवर्स बाइसिंग के लिए एक हाई पोटेंशियल कनेक्टेड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है और ये इसकी पॉजिटिव साइड है। अगर आप इस पर करंट्स को ड्रॉ करें जिन्हें आप कन्वेंशनल करंट कहते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से आपके पास यहाँ एंटर होगा बेस करंट और इस पॉजिटिव से इसमें एंटर होगा कलेक्टर करंट, और ये दोनों कंबाइन होकर जनरेट करेंगे इमिटर करंट को। ये हम कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग एरोज ऑफ करंट ड्रॉ करते हैं। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक करंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे तो ये सारे एरोज आप रिवर्स कर दें तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि एक ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन होगा वो बनेगा। लेकिन क्योंकि हमारी बुक्स में कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस ड्रॉ किए जाते हैं, सो आप पॉजिटिव टर्मिनल को माइंड में रखते हुए करंट के डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे। अब इस लूप पर अगर आप किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करें तो ये पोटेंशियल सोर्स जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। सो आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट की वजह से
जो पोटेंशियल अक्रॉस VCC आएगा वो प्लस में लिखा जाएगा। फिर आपके पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो वो माइनस ICRC, और फिर आपके पास यहाँ से जब मूवमेंट हो रही है तो ये आपके पास कलेक्टर करंट N रीजन, या जिसे आप कलेक्टर रीजन कहेंगे, वहाँ से एंटर हो रहा है, तो उससे आप माइनस VCE में लिखेंगे, क्योंकि ये मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड पर मूवमेंट है, इसलिए इसे माइनस VCE लिखा जाएगा। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट है, इसीलिए इसे प्लस VCC लिखा जाएगा। ये किरचॉफ वोल्टेज रूल आप प्रीवियस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ भी चुके हैं। अब इस आउटपुट की जो इक्वेशन है, इसमें जो VCC की वैल्यू है, ऑब्वियसली जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे होंगे, वैसे तो इसके ऊपर आपको एरोस भी नजर आएगा, जिसका मतलब है कि ये आप वेरी कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप इसको एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे थे तो आपने VCC की वैल्यू एक सर्टेन जगह पर फिक्स कर दी है। सो VCC आपके पास फिक्स्ड होगा फॉर द गिवन प्रैक्टिकल यूज। अगर ये फिक्स्ड है, अब इसमें अगर आप देखें तो आप VCE और ICRC ये दो टर्म्स वेरी होनी है। सो इस फिक्स टर्म को आप फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दें, क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसने ऑब्वियसली वेरिएशन में कंट्रीब्यूट नहीं करना। सो आपने VCE की जब इक्वेशन बनाई तो VCE को आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस VCE हो जाएगा। आपके पास अगर मैं सिंपली लिखूं विदाउट डेल्टा तो ये बनेगा VCE इज इक्वल टू माइनस ICRC। लेकिन क्योंकि कलेक्टर एमिटर का पोटेंशियल चेंज होना है और इसके चेंज होने की वजह चेंज इन कलेक्टर करंट होगा, सो इस चेंज को इंडिकेट करने के लिए साथ डेल्टा का साइन यूज किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि आपके पास इस ओवरऑल सर्किट में जो बेस करंट था, यहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि बेस करंट अगर बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है। सो अगर आपके पास कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास कलेक्टर एमिटर जो जंक्शन है ये वाला, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी ज्यादा होगा। मैं रिपीट कर देती हूं कि आपके पास कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो कि आउटपुट करंट कलेक्टर करंट को डिसाइड कर रहा है, या कलेक्टर करंट कलेक्टर एमिटर जंक्शन के पोटेंशियल को डिसाइड कर रही है, ये आपके पास आउटपुट पोटेंशियल बनेगा। और ये कलेक्टर करंट बेस करंट पर डिपेंडेंट है। सो अगर बेस करंट इंक्रीज हुई तो कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज हुई, ऑब्वियसली अगर ये टर्म इंक्रीज होगी तो ये वाली साइड भी क्या करेगी, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। सो आप कह सकते हैं कि मोर कलेक्टर करंट मोर पोटेंशियल ड्रॉप। सो आपके पास जो आउटपुट पर सिग्नल रिसीव होगा, क्योंकि मोर पोटेंशियल ड्रॉप, तो आपके पास आउटपुट का सिग्नल ऑब्वियसली वोल्टेज सिग्नल एम्पलीफाई होकर मिलेगा। सो यू कैन से कि in case of common emitter configuration, when we forward biased base emitter junction, then input signal will determine the change in base emitter potential and base current. If we increase the base current, collector current will increase, और अगर आपके पास collector current increase होगा तो collector emitter junction के across जो potential drop होगा वो भी obviously ज्यादा होगा। सो आपके पास यही पोटेंशियल ड्रॉप बनता है आउटपुट, और जब आपके पास आउटपुट पर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा तो आउटपुट सिग्नल आपके पास एम्पलीफाई होकर मिलेगा। सो ये था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपने ये देखा कि किस तरह एक स्मॉल इनपुट सिग्नल को आप कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस आउटपुट पर एम्पलीफाई कर लेते हैं, और ये यूज ऑफ ट्रांजिस्टर कहलाता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब अगर आपने ये देखना है कि इसी ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर इस इनपुट की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपनी आउटपुट को अगर जीरो कर लेता है तो वो होगा ऑफ स्विच बिहेवियर ऑफ द ट्रांजिस्टर। और अगर ये ट्रांजिस्टर इनपुट की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर लेता है तो ये होगा यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज ऑन स्विच। अब इस एज अ स्विच बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए डियर स्टूडेंट हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि किस तरह ट्रांजिस्टर ऑन एंड ऑफ का बिहेवियर देता है।
जी डियर स्टूडेंट, अभी देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच को किस तरह ऑब्जर्व करेंगे। जो मैंने फर्स्ट बोर्ड पर सर्किट बनाया उसी को मैंने सिंपल फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसमें आपके पास जो कलेक्टर इमिटर जंक्शन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल था VCE, RC के अक्रॉस आप पोटेंशियल आउटपुट की फॉर्म में रिसीव करेंगे जो कि ऑब्वियसली कलेक्टर इमिटर जंक्शन के ही इक्वल होगा। ये है आपके पास रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड पोटेंशियल सोर्स। अगर आप इस आउटपुट लूप पर किरचॉफ वोल्टेज रूल इंप्लीमेंट करें तो जो इक्वेशन बन रही थी फॉर आउटपुट वोल्टेज वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी। अब अगर आपने इसको एज अ स्विच यूज करना है तो सपोज करते हैं, पहली सिचुएशन हम ये लेते हैं कि आपने यहाँ से सर्किट को ओपन कर दिया था, यानी यहाँ आपके पास जो सोर्स कनेक्टेड था फॉरवर्ड बायसिंग वाला उससे आपने इसे आइसोलेट कर दिया। अगर ये सर्किट ओपन हो गया है तो क्या आपके पास बेस में कोई करंट एंटर होगा? ऑब्वियसली सर्किट ओपन है तो यहाँ पर बेस रीजन से कोई भी करंट आपके पास एंटर नहीं होगा। अगर आपने बेस करंट को 0 कर दिया है तो क्या आपके पास आगे फर्दर आउटपुट पर कलेक्टर करंट जनरेट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कलेक्टर करंट बेस करंट पर डिपेंड करता है। अगर बेस करंट 0 तो कलेक्टर करंट 0। अगर बेस करंट इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आपके पास अगर इस सिचुएशन में सर्किट क्लोज है तो फिर क्या होगा। यहाँ चंद एक बातें आप ये भी याद रखें कि ये बेस एमिटर जंक्शन का जो पोटेंशियल है, अगर ये आपने सिलिकॉन का मटेरियल यूज किया है तो इस बेस एमिटर के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर बन रहा होगा उसकी वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट। अगर आपके पास इनपुट पर ये पोटेंशियल सोर्स इससे कम वैल्यू का कनेक्टेड होगा फॉर सिलिकॉन मटेरियल तो ऑब्वियसली वो आपके पास कोई भी बेस करंट जनरेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ का जो बैरियर है उसी को इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पा रहे होंगे। जो आप यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पोटेंशियल सोर्स यूज करें उसकी वैल्यू इन केस ऑफ सिलिकॉन 0.7 वोल्ट से ग्रेटर होनी चाहिए, तब वो आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग के जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है उसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पाएंगे और करंट फ्लो का प्रोसेस इनिशिएट होगा। पहले हमने ये देखना है कि अगर आपका ये सर्किट क्लोज है तो फिर इस पूरे सर्किट का ओवरऑल बिहेवियर क्या होगा। अगर सर्किट क्लोज है तो ऑब्वियसली यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर आपके पास क्लोज होने की वजह से बेस करंट इंक्रीज हो रहा है तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब यहाँ आप जरा बात ध्यान से सुने और इस इक्वेशन को देखें। अगर आपके पास सर्किट क्लोज्ड है, कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है तो बताएं इस टर्म की वैल्यू क्या हो रही होगी। अगर कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये टर्म भी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ IC एंड RC है। IC बढ़ेगा तो ये ओवरऑल जो टर्म है ये भी इंक्रीज होगी। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एक बड़ा फैक्टर VCC में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर एक बिगर फैक्टर VCC में से सब्ट्रैक्ट होगा तो आप बताओ कि VCE कम होता जाएगा या ज्यादा होता जाएगा। ऑब्वियसली जब ये फैक्टर बढ़ा, इसमें से एक बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई तो कलेक्टर एमिटर का जो पोटेंशियल है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और जिस मोमेंट पर IC अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी उस टाइम ये फैक्टर भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। और एक मैक्सिमम वैल्यू जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी तो आपके पास कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप कहेंगे कि देयर इज मैक्सिमम करंट, maximum potential drop at output. Output signal is amplified. आपके पास कलेक्टर इमिटर जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। और आपके पास इस आउटपुट वाले टर्मिनल के अक्रॉस जो कि IC RC वाली टर्म आपको देगा, क्योंकि ये V आउटपुट आप RC के अक्रॉस ले रहे हैं तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V आउट इज IC RC। ये वाली जो वैल्यू है ये इस टाइम पर मैक्सिमम है, जो कि आपके पास आउटपुट का पोटेंशियल ड्रॉप है।
सो आपके पास जब कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अप्रॉक्सीमेटली 0 हुआ तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास RC के अक्रॉस हो रहा होगा, और अगर पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम है तो सिग्नल क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर इस सिचुएशन में जब वो क्लोज सर्किट में ऑन स्विच का बिहेवियर दे रहा होता है तो उसे कहा जाता है ट्रांजिस्टर इज सैचुरेटेड। सो ये वो सिचुएशन है जिसमें आपके पास ट्रांजिस्टर एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करते हुए आउटपुट पर आपको सिग्नल रिसीव करवा रहा होता है। अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं जो मैंने अभी स्टार्ट में बताई कि अगर आप इस सर्किट को ओपन कर देते हैं तो ये ऑफ स्विच का बिहेवियर होगा, और ऑफ स्विच के बिहेवियर में आपको ऑब्वियसली आउटपुट पर कोई भी कलेक्टर करंट या पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिल रहा होगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास जो बेस करंट है वो 0 हो गई, कलेक्टर करंट क्या हो गया, 0। अब अगेन इस इक्वेशन को देखें, अगर आपके पास ये कलेक्टर करंट 0 हो गया है तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और जो आपके पास कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है वो VCC के पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म क्या हो गई, 0, तो ये खत्म हो गई टर्म, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल प्लस VCC या सिंपली आप ये कहेंगे प्लस V के इक्वल हो जाएगा। सो इस सिचुएशन में जब आपके पास कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल इस पोटेंशियल के इक्वल है तो इसका मतलब आपके पास आउटपुट पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। जब कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो कोई भी आपको आउटपुट पर सिग्नल नहीं मिलेगा। ट्रांजिस्टर इस सिचुएशन में आपको कोई भी आउटपुट पर करंट नहीं दे रहा होगा, इसलिए कहा जाएगा कि ट्रांजिस्टर इस टाइम पर कट ऑफ रीजन में है। सो आपने देखा कि किस तरह इनपुट पर बेस करंट को कंट्रोल करके आप कलेक्टर करंट को कंट्रोल करेंगे, और कलेक्टर करंट अगर बढ़ेगा तो आपके पास करंट बढ़ा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। अगर करंट बढ़ रहा है तो आपके पास आउटपुट पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है मैक्सिमम आउटपुट सिग्नल, और ट्रांजिस्टर सैचुरेटेड या ऑन स्विच में होगा। और अगर आपके पास इनपुट पर बेस करंट 0 है तो कलेक्टर करंट भी 0 होगा। अब जरूरी नहीं होता कि बेस करंट 0 हो तो इसका मतलब यही है कि यहाँ सर्किट ओपन सर्किट है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर था उस पोटेंशियल बैरियर से कम वैल्यू वाला आपके पास पोटेंशियल सोर्स कनेक्टेड हो। अगर उससे कम वाला आपके पास VBB कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, और ये भी आपके पास एक ओपन स्विच का या ऑफ स्विच का बिहेवियर होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में भी बेस करंट 0 होगा, कलेक्टर करंट 0 होगा। कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इस मैक्सिमम VCC के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, यानी आउटपुट का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट 0 होगा, और ये कहलाएगा कट ऑफ रीजन। सो डियर स्टूडेंट, ये था कि किस तरह आपने ट्रांजिस्टर के कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए ट्रांजिस्टर को यूज करना है एज एन एम्पलीफायर, जिसमें आप इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं आउटपुट पर, और दूसरा यूज था ऑन एंड ऑफ बिहेवियर ऑफ द ट्रांजिस्टर, जिसमें ऑन स्विच को बोला जाता है 1 और ऑफ स्विच को बोला जाता है 0, और यही 1s एंड 0s होते हैं जो स्पेशली आपके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल स्विचेस का रोल प्ले कर रहे होते हैं, और डेटा इन्हीं 1s और 0s की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड एज अ स्विच। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।